घर खरीदने के लिए निकल पड़े और कहाँ लेना है ये भी कर लिया आपने तय, तो फिर शुरू होता है आपका होमवर्क प्राइस रेंज जानने का। इतने सारे फ्लैट्स और मकान, ऐसे में प्राइस को लेकर कंफ्यूजन जायज भी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल बार बार सामने आता है, कीमत जितनी मांगी जा रही है वो कितनी जायज है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि मार्केट को स्टडी करना। टैक्स बोलने में बहुत आसान, समझना उतना ही मुश्किल। टैक्स की बारीकियां समझने के लिए हम उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और यही सोचते हैं कि कहां-कहां हम टैक्स बचा सकते हैं, जिससे महंगाई के दौर में थोड़ी ही सही राहत तो मिल सके। और खासकर जब प्रॉपर्टी की बात हो तो टैक्स बचाने की मुहिम और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन तरीका कानूनी हो, पैसे की कोई हेराफेरी ना हो। तो चलिए आज हम आपकी ये मुश्किल दूर करने जा रहे हैं। जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते वक्त टैक्स कैसे बचाएं, इसके लिए टैक्स से जुड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी बात को समझना है बेहद जरूरी। प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय कैसे बचाएं टैक्स? सबसे अहम बात तो ये है कि अगर आप समय तारीख का ध्यान रखें तो आप टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के 36 महीने बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के वक्त आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के जरिए पूंजी बचा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के बाद नया फ्लैट या घर वगैरह बनाते हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर नया मकान तैयार हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स छूट के तहत पुराना मकान बेचकर नया मकान बनाने में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा लेने के लिए इस नियम का ध्यान रखना जरूरी है। विरासत में मिली जमीन पर कैसे बचाएं टैक्स? अगर आपको विरासत में कोई जमीन मिली है तो इसे बेचने के बाद बिक्री कीमत से ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की कीमत घटाएं और बची रकम पर टैक्स देनदारी बनेगी। विरासत में मिली जमीन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट के साथ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट भी मिलेगा। वसीयत में मिली जमीन पर कैसे बचाएं टैक्स? वसीयत के तहत अगर बच्चों को मकान देते हैं तो पत्नी के रहने के अधिकार के बारे में वसीयत में साफ साफ लिखें। इसके अलावा एक ही मकान को बेटा बेटी के बीच न बांटें। अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान या प्रॉपर्टी है तो उसे अपने बच्चों के बीच में अलग अलग बांटें और इस पर अलग अलग टैक्स छूट का फायदा आपको मिलेगा। गिफ्ट में मिली जमीन पर टैक्स कैसे बचाएं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के पिता द्वारा गिफ्ट में जमीन मिल रही है तो इसे बेचने और नए मकान जमीन में निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मुआवजे की राशि पर टैक्स। अगर सरकार द्वारा एग्रीकल्चर लैंड के बदले मुआवजा दिया जाता है तो इस पर आयकर की सेक्शन 10 के तहत किसी भी तरह की टैक्स देनदारी नहीं बनती है और आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। विदेशी नागरिक कैसे बचाएं टैक्स? अगर आप विदेश में रहते हैं और वहां से भारत पैसा भेजते हैं तो इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं विदेश में रहकर भारत में निवेश करें तो इस पर भी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे फेमा नियमों का ध्यान रखकर एनआरआई अकाउंट का पैसा निवेश कर सकते हैं और बेचने वाली प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड ना हो, तभी आपको ये छूट मिलेगी। तो बस आगे से आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो टैक्स से जुड़ी इन बातों का रखें ख्याल और बचाएं टैक्स। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। तो आपने देखा कैसे जो है आप टैक्स बचा सकते हैं। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान से। शरद बंसल जी, बायर्स की रिपोर्ट, बायर्स की जो नजर है इस रिपोर्ट पर खास तौर से होगी और आप पर भी होगी कि आपके जादू के पिटारे से कौन कौन सी वजह निकलकर सामने आए जिससे वो टैक्स बचा सके और आपको कहें थैंक यू वेरी मच। बायर्स को और इन्वेस्टर को पैसा लगाते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए एक प्रॉपर्टी को कितने उसे प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है या वो अपने रहने के लिए कर रहा है। सबसे मुद्दा ये है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है उसे 3 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कैपिटल गेन से अपने को बचाने के लिए। अगर कैपिटल गेन के उसमें प्रॉफिट और लॉस के उसमें पड़ जाएगा और उसे लॉन्ग टर्म में
ना करके उसको इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं हुआ। अगर वो एंड यूजर है तो उसको कोई किसी तरीके की सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए ले रहा। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए उसे पैसे को रिसाइकिल करना है, कोशिश करनी चाहिए 30 और 36 महीने के बीच में उसे बेच दे और उसे री इन्वेस्ट कर दे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। एक प्रॉपर्टी को बेच के अगर दूसरी प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर ले लेते हैं, किसी तरीके का इसके ऊपर टैक्स नहीं है। और जो पहली प्रॉपर्टी परचेज करा उसके ऊपर जो एजम्पशन है, अगर वो 2-3 प्रॉपर्टी बेच रहा है तो किसी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एजम्पशन मिलेगी उसे। जी, वाकई में शरद जी आज आपके और हमारे पॉइंट्स काफी मैच कर रहे हैं लगातार। सौरभ, टैक्स को जब बात करते हैं तो वाकई में इसकी बारीकों को समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन छोटी सी बात, बायर्स को कहीं से भी रास्ते मिल जाए टैक्स बचाने के तो वो काफी राहत महसूस करता है। दिव्यांग, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स लोगों को ज्यादातर जो नए होते हैं, नए इन्वेस्टर्स होते हैं या एंड यूजर्स होते हैं, उन्हें टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो जनरली बेसिक प्राइस हो गया या उन्हें टोटल कॉस्ट करके बता दी बिल्डर ने या किसी ब्रोकर ने या उसके चैनल पार्टनर ने कि भाई आपको 30 लाख की कॉस्ट है। उसके बाद वो आगे के जो टैक्सेस होते हैं, सर्विस टैक्स हो गया या बहुत से टैक्सेस होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो इनकी वजह से उन्हें 3 से 4 लाख का जो टैक्सेशन होती है वो बढ़ जाती है। तो अगली जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो टैक्सेस को ध्यान में रख के जो हमने ऑप्शंस बताए हैं, 4-5 ऑप्शंस हैं, चाहे एनआरआई क्लाइंट्स हो वो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो सेल परचेज करें या ट्रांसफर करें यहाँ पर अमाउंट, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, इसमें कोई पैसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो अपना टैक्स बचा सकते हैं। सौरभ, मैं आपको से कहना चाहूंगा, जिसमें टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत से कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, जो अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनके यहाँ भी इसके सुविधाएं होती हैं जिससे टैक्स प्लानिंग कर सकें। जब तक इन्वेस्ट करने से पहले आपके पैसे की प्लानिंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट आपकी वो खतरे में। ऐसे इन्वेस्टमेंट का तो कोई फायदा नहीं ना, करने के बाद आपको रात को नींद ना आए या इतना टैक्स का बोझ आ जाए। इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉफिट करना चाह रहे थे, प्रॉफिट की जगह आपको एक लायबिलिटी बन जाए। वाकई में हमने कोशिश की है कि हम वो रास्ते आपको बता सकें जिसके मद्देनजर आप कानूनी तरीके से बिना पैसों की हेराफेरी किए हुए टैक्स बचा सकते हैं। सौरभ, आप भी बने रहे हमारे साथ और शरद बंसल जी आप भी बने रहे हमारे साथ। कई और मसले हैं जिस पर करेंगे हम आपसे विस्तार से चर्चा। आगे बढ़ते हैं। घर या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो एक जैसे घरों की कीमतों के बारे में अच्छी तरह से कर लें जांच पड़ताल। अपने पसंदीदा फ्लैट की कीमत तय करने वक्त पूरा मोलभाव करना ना भूलें, क्योंकि आमतौर पर डेवलपर्स हों या ब्रोकर्स घर की कुछ ज्यादा कीमतें मांगते हैं। घर खरीदने के लिए निकल पड़े और कहां लेना है ये भी कर लिया आपने तय। तो फिर शुरू होता है आपका होमवर्क प्राइस रेंज जानने का। इतने सारे फ्लैट्स और मकान, ऐसे में प्राइस को लेकर कंफ्यूजन जायज भी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल बार बार सामने आता है, कीमत जितनी मांगी जा रही है वो कितनी जायज है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि मार्केट को स्टडी करना और साथ ही मोल भाव करना। एक तरफ तो ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि हर शहर में प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो रही है। ऐसे में कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में बने बनाए घर बिकने को तैयार हैं, खरीदने वाले मिल नहीं रहे। तो फिर ये और भी सोचने वाली बात हो जाती है कि एक बायर के तौर पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। होमवर्क करें, मार्केट स्टडी करें। डेवलपर्स हों या ब्रोकर्स, उन्होंने तो अपनी तरफ से आपको कीमत बता दी, लेकिन अब इस बात का ख्याल रखें कि आप तभी मोलभाव कर पाएंगे जब आपको उस एरिया की प्रॉपर्टी के रेट्स को लेकर सारी जानकारी हो, सारे फैक्ट्स आपके पास मौजूद हों। वरना विक्रेता अपनी मार्केटिंग स्किल्स के दम पर अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं और आपको सपने दिखाकर आराम से आपकी जेब और ढीली कर सकते हैं। आमतौर पर होता ही यह है कि विक्रेता अपने आसपास की प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले अपनी प्रॉपर्टी की कीमत को 15 से 20% बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और फिर डील फाइनल होने के बाद वे कमीशन लेते हैं जो उस रकम की परसेंटेज होती है। जाहिर है जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा कमीशन और ब्रोकर का फायदा और आपकी जेब पर एक्स्ट्रा भार। ऐसे में ब्रोकर या सेलर की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। यही वजह है कि जो लोग बिना ब्रोकर की मदद के अपना घर बेचते हैं, उनसे खरीदने पर हो सकता है घर कुछ कम पैसे में पड़ जाए, क्योंकि उन्हें ब्रोकर की फीस नहीं देनी होती। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए जिसे विक्रेता सीधा बेचना चाहता है।
और इसके लिए उसने इंटरनेट पर या अखबार में ऐड दे रखा है। आपको ये चेक करने की भी जरूरत है कि प्रॉपर्टी बाजार में कितने समय से है। अगर कोई प्रॉपर्टी 6 महीने से ज्यादा समय से बाजार में है और बिकी नहीं है तो आप उस पर डिस्काउंट हासिल करने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उससे किराया कितना आ सकता है। घर ऐसा हो जो अपनी कीमत का सालाना 6% रेंटल इनकम दे सके। अगर इससे कम दे रहा है तो उसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर को बजट बताएं। ब्रोकर को अपने बजट के बारे में पहले ही बता देना बेहतर है। ऐसा करके आप ब्रोकर या विक्रेता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि वे आपको डिस्काउंट दे। ब्रोकर को भी इस बात का पता होता है कि विक्रेता इतना मार्जिन लेकर कीमत बताता है कि उस पर मोल भाव किया जा सके। आपको अपने बजट पर अटल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका ब्रोकर आप पर थोड़ा बजट बढ़ाने का दबाव बनाए। एजेंट तो चाहते भी यही हैं, किसी भी तरह डील फाइनल हो जाए, क्योंकि तभी उन्हें उनका कमीशन मिलेगा। जल्दबाजी ना दिखाएं। बायर्स को ये कभी नहीं दिखाना चाहिए कि उन्हें घर खरीदने की बहुत जल्दबाजी है। जाहिर है, अगर आप एक बार ऐसा संकेत दे दें कि घर खरीदने को लेकर आप बहुत जल्दी में हैं, तो बेचने वाला कीमत के मामले में टस से मस नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की है ये आपको सलाह, रखें इन बातों का ध्यान और प्रॉपर्टी खरीदते समय ना दिखाएं जल्दबाजी। जी हाँ, ज्यादा पैसे ऐसे कैसे। शरद जी, आपने इस रिपोर्ट को देखा और समझा भी होगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ब्रोकर्स अपनी स्ट्रेटेजी से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से इधर का उधर, उधर का इधर कर देते हैं और बायर्स हो जाते हैं कंफ्यूज। उन्हें लगता है वाह, बहुत अच्छा चीज हमें मिलने वाली है, पैसे ज्यादा हैं तो क्या बात है। देखिए, जितने भी डेवलपर बिल्डर हैं, जो बड़ी बड़ी लुभावनी स्कीमें लेकर आते हैं जी जी। और उसके साथ जो ब्रोकर है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट का रोल करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा कम समय में दिलाने के वायदे करके उसको मार्केट में उतारता है। जब मार्केटिंग ट्रेंड एक ऐसा हो गया, लोगों से पैसा शरद जी, ऐसे में बायर्स को क्या करना चाहिए जब वो मार्केट में निकलते हैं? इतने सारे हम देखते हैं कि ब्रोकर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो आपको तरह तरह की बातें, लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे बचते हुए मूल भाव कैसे करें? बेसिक बातें। देखिए, आपको एक तो लुभावनी चीजों के उसमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जी। एक की जगह 3-4 ब्रोकर से बात करें। उसको मकान को जब वो कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए खाली पैसा मत लगाएं, अपना समय भी लगाएं। आज के बायर के साथ मुसीबत यह है, उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो समय नहीं है। फोन पे बात करेगा, मैं इतना चेक भेज रहा हूँ, क्या डिस्काउंट है, ना तो मकान की क्वालिटी, ना वर्कमैनशिप, कोई चीज नहीं देखता, इन्वेस्ट करने के लिए जूझता रहता है, एक फैशन की तरह की टूटा हुआ है। जब तक वो अपने आप अपनी समझ सूझबूझ का वो इस्तेमाल नहीं करेगा, ब्रोकर तो उसे उल्लू बनाने में लगा ही रहेगा। जी जी। ब्रोकर को अपनी कमीशन हटनी है, डेवलपर को अपना पैसा चाहिए, लेकिन सही समय पे सही मकान, सही एरिया, सही स्पेसिफिकेशन, और जो उसने ब्रोचर में आपको चीजें दिखाई हैं उसको वहां पे वो फॉलो भी कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका टेक्निकल ऑडिट खुद करे, समय समय पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जाके देखे वो क्वालिटी मेंटेन करी जा रही है या नहीं करी जा रही। नॉर्मली क्या होता है, जब एक डिमांड लेटर आता है, इंस्टॉलमेंट भेज दी जाती है, जब पोजीशन लेटर आता है, पोजीशन ले लेते हैं लोग, उसको लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते कि हम वो मेहनत करेंगे तो पैसा बच सकता है। अगर बिल्डर मेरा, चलिए मेहनत की बात की तो एक बात हम भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि सौरभ, अक्सर जब हम भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हैं या किसी एरिया को बात करते हैं तो हमें भी स्टडी करना पड़ता है, ताकि कोई भी डेवलपर हमें जो कहे हम उस पर बातें यकीन ना कर ले। हमारे पास सारे फैक्ट्स होते हैं। क्या आप भी सौरभ दर्शकों को यही सुझाव देंगे कि वो भी पूरी तरह से मार्केट को स्टडी करें, ताकि सारे फैक्ट्स उनके सामने हो, बाजार में किस प्रॉपर्टी के कितने दाम हैं उन्हें पता चल सके, ताकि जो ब्रोकर्स कह रहे हैं वो उन बातों पर विश्वास न करें? दिव्यांश, चाहे बिल्डर के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की बात हो या कोई ब्रोकर हो या उनका कोई चैनल पार्टनर हो, बेसिकली सब मार्केट के हिसाब से ही बायर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी बायर जाए तो वो अगर वहां पर 50 बिल्डर है तो उनमें कम से कम 20 बिल्डरों की स्ट्रेटेजीज देखे, उनके इवेल्युएशन करे कि भाई उनका प्राइस क्या है, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखे कि उनकी प्रोजेक्ट जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, क्या जो पुराने कस्टमर्स से उन्होंने, जो उनके कस्टमर्स हैं उनसे जो कमिटमेंट की गई थी, चाहे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे एमिनिटीज देने से रिलेटेड हो या प्राइस कमिटमेंट से रिलेटेड हो, वो सब पूरी हुई है या नहीं हुई है। जब तक आप इवेल्युएशन नहीं करेंगे तब तक आपको प्राइस सही नहीं मिलेगा। अगर आप ये इन सब चीजों को इवेल्युएट करके चलेंगे तो जो भी उसका चैनल पार्टनर है या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो आप उससे
जी बिल्कुल आसानी से नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन आपको करने का पॉइंट मिल जाएगा, आपको मार्केट प्राइस पता होगा, मार्केट प्राइस पता होगा तो आप डिस्काउंट उससे अच्छा ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आज के डेट में जितने भी ब्रोकर्स हैं, कोई क्रेडिट नोट्स पे आपको डिस्काउंट देने